डिवाइन इंटेलेक्चुअल में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी शर्मा और आज हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। ये जो हमारा टॉपिक है ये स्टार्ट होता है एक छोटी सी स्टोरी से। क्या होता है यहाँ पे, जो टीचर है आज फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में लेकर जा रहे होते हैं। बच्चे जो आज पहली बार लाइब्रेरी के अंदर जाने वाले थे, तो जैसे ही बच्चे लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ की कबर्ड्स देखते हैं, बुक्स को देखते हैं, वहाँ की जो शेल्फ्स हैं उनको देखते हैं। तो उनमें जो एक बच्ची थी मैरी, वो उसकी नज़र एक कबर्ड पे जाती है जिसमें बहुत ही पुरानी और बड़ी बड़ी बुक्स पड़ी हुई थी। तो जब वो उनको ओपन करती है उन बुक्स, उस कबर्ड को, तो उनकी टीचर उनको बताती है ये बहुत ही स्पेशल बुक्स हैं और ये जो है ये हमारे अलग अलग रिलीजन्स पे बेस्ड है। ये हमें अलग अलग रिलीजन्स के बारे में बताती हैं और इन्हीं में ही एक वेदास का भी सेट है। तो वो ये सुनकर सोचती है वेदास क्या होता है। तो जो हमारे वेदास हैं यहाँ से बहुत ही पुरानी बुक्स हैं। ठीक है, ये 4 टाइप के हैं हमारे वेदास। एक हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और हमारा अथर्ववेद। अगर हम बहुत ही पुराने वेद की बात करें तो जो हमारा ऋग्वेद है ये सबसे पुराना वेद है। इसको आज से 3500 साल पहले कंपोज किया गया था। जो हमारे ऋग्वेद थे इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं लिखी गई हैं जिसको हम सूक्त भी बोलते हैं। ये जो प्रार्थनाएं हैं ये बहुत से देवी और देवताओं के लिए लिखी गई है, लेकिन जो इनमें 3 महत्वपूर्ण देव हैं, जो 3 महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है वो है एक अग्निदेव को। अग्निदेव को क्यों दिया गया स्थान महत्वपूर्ण? अग्निदेव को इम्पोर्टेंट स्थान देने का कारण था कि जो हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, ये आहुति उन देवताओं के लिए भोजन माना जाता है। कहा जाता है कि ये आहुतियों से ही जो देव हैं देवों को शक्ति मिलती है। तो इनको उन देवों तक ले जाने का वर्क किसका था? इनको उन देवताओं तक ले जाने का जो वर्क था वो था हमारे अग्नि का। अब अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरे हैं इनमें हमारे इंद्रदेव। इंद्रदेव को हमारे वर्षा का और युद्ध का देव माना जाता था। थर्ड है इसमें हमारा सोम। सोम क्या होता था? सोम एक ऐसा प्लांट है जिसमें से एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी। ये जितने भी हमारी प्रार्थनाएं हैं, ये जितने भी हमारे मंत्र हैं, ये हमारे ऋषियों के द्वारा ही कंपोज किए गए, उन्हीं के द्वारा बनाए गए। जो हमारे प्रीस्ट हैं, पुरोहित हैं, क्या करते थे? ये इन मंत्रों का उच्चारण करते थे और इनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक एक अक्षर का, शब्द का और एक एक सेंटेंस का ध्यान रखते हुए इनको मेमोराइज करना पड़ता था। आप इसको ये जानेंगे कि जितने भी ये मंत्र थे इनको कंपोज एक मैन ही करते थे और इनको मैन ही पढ़ते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ वुमेन्स ने भी इनका अध्ययन करना शुरू किया, कुछ वुमेन्स ने भी इनको कंपोज करना शुरू किया। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं जो हमारी बहुत ही एजुकेटेड वुमेन थी उस टाइम की। वो कुछ वुमेन्स थी जैसे कि हमारी देवी लोपामुद्रा हो गई, गार्गी हो गई, मैत्री हो गई। इन्हें बहुत ही विदुषी स्त्री बोला जाता था जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया था अच्छे से। जो हमारा ऋग्वेद था उसकी रचना वैदिक संस्कृत में की गई थी। जो हमारी वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत आज के टाइम की संस्कृत से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, जो आज हम स्कूल में पढ़ते हैं वो संस्कृत वैदिक संस्कृत से बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब अगर हम लैंग्वेजेस की फैमिलीज़ को देखें तो कुछ लैंग्वेजेस की इन्होंने फैमिलीज़ बना रखी हैं। उनमें से एक है हमारी इंडो यूरोपियन। अगर हम इंडो यूरोपियन फैमिलीज़ को देखें तो इन्हीं का ही पार्ट है हमारी संस्कृत। कुछ जो लैंग्वेज है जैसे आसामीज़, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सभी इसी फैमिली की मानी जाती हैं। किस बेस पर हम इनको फैमिली बोलते हैं? इन सभी लैंग्वेजेस में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ हम देखते हैं और इन्हीं सिमिलैरिटीज़ के बेस पे इनको हम एक फैमिली बोल देते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, मातृ। तो जिसे संस्कृत में मातृ बोलते हैं या मातृ बोलते हैं, हिंदी में माँ बोलते हैं और इंग्लिश में इनको मदर बोलते हैं।
तो इसी तरीके से हम एक और इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, भ्रातृ। भ्रातृ जो है संस्कृत में है, भाई हिंदी में, और ब्रदर इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। अब दूसरी फैमिली की हम बात करें तो वो है हमारा तिब्तो बर्मन फैमिली। जो हमारी तिब्तो बर्मन फैमिली है, ये नॉर्थ ईस्ट में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो इसके अंडर आती हैं। थर्ड है हमारी द्रविडियन फैमिली, जितनी भी हमारी तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये सारी लैंग्वेजेस हमारी द्रविडियन फैमिलीज़ को बिलोंग करती हैं। और जो हमारी लैंग्वेज है जो झारखंड में और सेंट्रल इंडियाज़ के कुछ पार्ट में बोली जाती हैं, उनको हम ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने ऋग्वेदा की स्टडी की। जो हमारे हिस्टोरियंस थे, जितने भी हमारे हिस्टोरियंस हैं, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, ये पास्ट की जानकारी के लिए, पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी स्टडी करते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ऋग्वेदा की भी स्टडी की। इसमें से जो कुछ हमारे मंत्र हैं, कुछ हमारी प्रार्थनाएं हैं ऋग्वेदास की, उनको देखा इन्होंने। और इनमें से जो कुछ प्रार्थनाएं हैं, कुछ मंत्र हैं, ये डायलॉग के फॉर्म में भी लिखे जाते हैं। इन्हीं में से एक एग्जाम्पल हम लेते हैं विश्वामित्र का। जो हमारे विश्वामित्र थे, इन्होंने 2 नदियों से प्रार्थना की गई है, ठीक है। और ये एक डायलॉग फॉर्म में इन्होंने लिखा है। वो 2 नदियाँ कौन सी थी? एक हमारी व्यास नदी थी और एक हमारी सतलुज नदी थी। यहाँ पे हम एक मैन्युस्क्रिप्ट को देखते हैं। एक मैन्युस्क्रिप्ट का इसमें एक पेज है। ये जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है, ये एक ऋग्वेदा का ही पेज है, ठीक है। और इसे हमने आज भी पूना की एक लाइब्रेरी में संभाल के रखा हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं वो डायलॉग फॉर्म में जो विश्वामित्र ने रिवर सतलुज और व्यास नदी से जो प्रार्थना की है डायलॉग फॉर्म में, यहाँ पे हम वो देख रहे हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि एक बार जो हमारे ऋषि विश्वामित्र थे, ये रथ पे कहीं जा रहे होते हैं और रास्ते में दोनों नदियाँ थी, तो इन्होंने इनका रास्ता रोका हुआ था। तो विश्वामित्र जो थे, इन्होंने इन दोनों नदियों से प्रार्थना की कि वो इनका रास्ता ना रोके, इनको रास्ता दे जाने के लिए। और जो दोनों नदियाँ थी, इनके प्रार्थना सुनकर प्रसन्न हो जाती है और इनको जाने का रास्ता दे देती हैं। आगे हम यहाँ पे क्या देखते हैं? आगे ऋग्वेद में पशुओं के लिए, बच्चों के लिए जिनमें स्पेशली बेटे हैं, और घोड़ों के लिए प्रार्थनाएं लिखी गई थी। घोड़ों के लिए क्यों प्रार्थना लिखी जाती थी? घोड़ों के लिए प्रार्थनाएं इसलिए लिखी जाती थी, जो हमारे रथ होते थे, घोड़े जो है रथ खींचने के काम आते थे। और ये जो हमारे रथ थे, रथ हमारे युद्ध के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते थे, क्योंकि रथ का ही यूज़, रथ में ही बैठकर लोग युद्ध करने जाया करते थे। तो इसलिए युद्ध के कारण इनको यहाँ पे घोड़ों को भी इम्पोर्टेंस दी गई है। आगे हम देखते हैं कि इस समय लोगों को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता था। यहाँ पे जो हम लोगों को डिस्क्राइब करते थे, किस बेस पे करते थे? जो वो वर्क करते हैं उनके बेस पर, जो लैंग्वेज वो बोलते हैं उन लैंग्वेज के बेस पर, जिस प्लेस को वो बिलोंग करते हैं उस प्लेस के बेस पर, उनकी फैमिलीज़ के बेस पर, जो उनकी कम्युनिटीज़ हैं उनके बेस पर, और जो उनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनके बेस पर। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्होंने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, जिनमें से एक है हमारे ब्राह्मण्स, जो कि बहुत से रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। और दूसरे हो गए हमारे राजाज। राजाज यहाँ पे वो नहीं हैं जिनके बड़े बड़े महल होते थे, जिनके पास आर्मीज़ होती थी, या जो टैक्स कलेक्ट करते थे, या जिनके बाद उनके बेटे गद्दी पर बैठते थे, वो राजा नहीं हैं। इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे इनके बारे में। आगे देखते हैं। यहाँ पे लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। एक था हमारा जन और दूसरा था हमारा विश। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो हमारे मेगालिथ्स थे, जो ये हमारे बड़े बड़े पत्थर थे, इनको हम क्या देखते हैं? यहाँ पे इन्होंने गोल शेप में सजाया हुआ है, ठीक है। ये जो गोल शेप में सजाए हुए पत्थर हैं, यहाँ पे हमें ऐसे मिले हैं, और कुछ जो हमें ऐसे भी पत्थर मिले जो अकेले खड़े हुए हैं। ये सभी के सभी किस चीज़ के एविडेंस थे? ये सभी के सभी हमें ये इस चीज़ की एविडेंस देते थे कि यहाँ पे नीचे जो है आपके ब्यूरियल्स हैं, इसके नीचे जो है आपकी कब्र है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? कुछ जो हमारे मेगालिथ्स हैं, ये हमें सरफेस पर मिलते हैं, सरफेस पर बने हुए हैं, और कुछ जो हैं सरफेस के नीचे यानी अंडरग्राउंड में बने हुए हैं। अब हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, इनको कई जगह पे ऐसे सर्कुलर शेप में भी मिले हैं,
और कुछ जगह पे एक सिंगल ही पत्थर ऐसे खड़ा हुआ है। ये सभी हमें इंडिकेट करते थे कि यहाँ पे नीचे जो है आपकी ब्यूरियल्स हैं, यानी आपके नीचे जो है ये कब्र बनी हुई है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये जो इस टाइप का जो ये बना हुआ है इसको हम सिस्ट बोलते हैं। इस टाइप की जो मेगालिथ है इसको हम सिस्ट बोलते थे। कुछ जो यहाँ पे सिस्ट दिखा रखी हैं, सिस्ट में बड़े बड़े होल्स होते थे, इनको हम पोर्ट होल्स बोलते हैं। क्या काम आते थे ये होल्स? ये होल्स एंटर करने के काम आते थे। ठीक है, यहाँ से हम अंदर जा सकते थे रूम्स में। आगे देखते हैं। आगे ये जो ब्यूरियल्स हैं, ये जितने भी हमारे ब्यूरियल्स हमें मिले हैं, इनमें कॉमन फीचर होता था, इनमें कई सारी चीज़ें कॉमन होती थी। जैसे कि क्या, ये जो हमारे डेड पर्सन्स थे इनके साथ कुछ चीज़ें मिली गई, जैसे कुछ पॉट्स इनको मिले। ये जो पॉट्स थे हमारे, ये ब्लैक और रेड कलर की मिट्टी से बने हुए थे। ठीक है, किससे बने हुए थे? रेड और ब्लैक कलर की मिट्टी से, तो इसलिए इनको ब्लैक और रेड वेयर भी बोला जाता था। और जो कुछ चीज़ें मिली हैं उनमें से हैं कुछ हमारे टूल्स, कुछ वेपन्स मिले जो कि आयरन के बने हुए थे। और कभी कभी यहाँ पे जो हमारे हॉर्सेस हैं, हॉर्सेस के स्केल्टन मिले हैं यहाँ पे, हॉर्स के इक्विपमेंट्स मिले हैं यहाँ पे, और कुछ जो हैं ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो कि स्टोन और गोल्ड के बने हुए थे। यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। ये हमारा जो है हॉर्स का इक्विपमेंट है, यानी जिससे हम घोड़े को खींचते होंगे, कंट्रोल करते होंगे। ये क्या है? ये हमारी एक्सिस हैं और ये हमारा ड्रैगर है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कुछ जो हमारे मेगालिथ्स हैं, यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम ये देखते हैं कि कुछ जो मेगालिथ्स हैं, मेगालिथ्स में एक से ज़्यादा स्केल्टन मिले हैं। अब अगर हमें एक ही मेगालिथ में एक से ज़्यादा स्केल्टन मिले हैं तो हमें क्या पता चलता है इससे? कि ये जो दो स्केल्टन थे ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते थे, और जो बाद में मरा है, जिनकी डेथ बाद में हुई है, उनको हमने बाद में पोर्ट होल के ज़रिए वहाँ पे लेकर आए हैं और बाद में हमने उनको वहाँ पे रखा। अब हम आगे क्या देखते हैं? एक हमें इनाम गांव में एक हमें स्पेशल ब्यूरियल मिला है। ठीक है, पहले हम ये जानते हैं इनाम गांव था कहाँ पे। ये जो हमारा इनाम गांव है ये रिवर गोड के किनारे पर एक गांव है। जो रिवर गोड है ये एक भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसे आज से 3600 और 2700 साल पहले यहाँ पे लोगों ने रहना शुरू किया। यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने ये देखा कि जितने भी हमारे एडल्ट्स हैं इनको हमने गड्ढा खोदकर उसी के अंदर स्ट्रेट, और इनका जो हेड था वो नॉर्थ की तरफ होता था, इस तरीके से हमने उनको बरी किया। और इनके साथ हमने कुछ वेसल्स रख दिए जिनमें फूड और वाटर होते थे। यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक मैन है जिसको एक घर में ही बरी कर दिया है, उसके एक आंगन में, और किसमें एक 4 पैर वाला एक बक्सा सा था उसके अंदर डाल के हमने इसको बरी किया है अंदर। ये जो अभी हमने घर की बात की, ये जो घर था ये उस सेटलमेंट का, उस जगह का ये बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। ये जो घर था इसमें हमें ग्रेनरी भी मिली है। ग्रेनरी यानी यहाँ पे हम ग्रेन्स को भी स्टोर करते थे। और ये जो बॉडी हमें मिली थी इसको हमने क्रॉस लेग पोजीशन में रखा है। अब हम बात करते हैं स्केलेटन्स की, कि जो हमारे स्केलेटन्स हैं ये हमें क्या बताते हैं। अगर हम स्केलेटन्स को देखें तो बच्चों की जो स्केलेटन्स होती थी, ठीक है, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता था, क्योंकि जो बच्चों की बोन्स है उनमें इतना डिफरेंस नहीं होता। और अगर हम देखें मेल और फीमेल की स्केलेटन को देखें तो उसमें हम ज्वेलरीज के ज़रिए पहचान तो सकते थे, लेकिन क्या प्रॉब्लम आती थी कि ज्वेलरीज उस समय मेन भी पहनते थे और वुमेन भी पहनती थी, दोनों ही पहनते थे, तो इसलिए इनको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती थी उनको पहचानने में। तो कैसे हम पता लगाते थे? हम पता लगाते थे जो हमारे बोन का स्ट्रक्चर है, बोन के स्ट्रक्चर को देखकर।
ठीक है। आज से 2000 साल पहले की बात करें तो हमारे जो चरक ऋषि होते थे, चरक ऋषि ने मेडिसिन्स के ऊपर एक बुक लिखी थी, चरक संहिता, जिसमें बताया गया था कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें 360 बोन्स हैं, ठीक है, जो कि आज का जो नंबर है, जो आज के डॉक्टर बोलते हैं कि 206 टाइप की हमारी बोन्स हैं, तो ये उससे बहुत ही अलग था। क्यों ऐसे डिफरेंस आए इसमें? इनमें डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि जो हमारे चरक ऋषि थे उन्होंने टीथ को, जॉइंट्स को और जो हमारे कार्टिलेज होते हैं उनको भी उन्होंने इसमें काउंट कर दिया था। अब अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें इनाम गांव में, तो इनाम गांव में हमें वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीज और सीसम के सीड्स मिले हैं, ठीक है। तो इनसे हम क्या जान सकते हैं कि जो वहाँ के लोग थे वो फार्मिंग करते थे और बहुत से एनिमल्स की बोन्स मिली है, ठीक है। तो इससे हम क्या जान सकते थे, जो बोन्स हमें मिली हैं, बोन्स हमारी किस लिए यूज़ होती थी, तो कैसे मिलती थी बोन्स? बोन्स खाने के तो काम आती ही थी इनके लिए, तो ये क्या करते थे उसके लिए, ये उसके लिए करते थे हंटिंग। तो यानी यहाँ पे इनके दो ऑक्यूपेशन हमें पता चल जाते हैं। और तीसरा हमारा हो गया रेयरिंग। नेक्स्ट लास्ट में हम देखते हैं कि इन्होंने ये बताया है कि आज से 3500 साल पहले इनको राइटिंग्स के एविडेंस मिले चाइना में। जो समय के लोग होते थे वो एनिमल की बोन्स के ऊपर लिखते थे, इनको ओरेकल बोन्स बोला जाता था, ठीक है। और ये जो हमारी ओरेकल बोन्स थी, ओरेकल बोन्स क्यों बोला जाता था? ओरेकल बोन्स इनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि ये फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के काम आती थी। जो हमारे राजा थे, राजा भी इन बोन्स के ऊपर लिखते थे कि वो इस बार का युद्ध जीतेंगे नहीं जीतेंगे, इस बार की जो इनकी हार्वेस्ट है, जो फसलें हैं वो अच्छी होगी या नहीं होगी, इस बार उनको बेटा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये सब लिख के वो फिर उसको आग में जला देते थे, ठीक है। आग की वजह से उस हड्डी में क्रैक आ जाता था और जो भविष्यवक्ता थे, जो भविष्य बताते थे, वो उन्हीं क्रैक्स की स्टडी करते थे और उसके बाद वो उस फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते थे, उस फ्यूचर को वो बताते थे। कभी कभी जैसा होता ही है, उनसे भी मिस्टेक हो जाती थी, ठीक है। जो राजा थे वो अपने महलों में ही रहते थे, शहरों में, ठीक है, और इनके पास बहुत सी वेल्थ होती थी, वेसल्स होते थे, ब्रॉन्ज वेसल होते थे जो कि डेकोरेटेड होते थे, और उस समय जो राजा थे उनको आयरन के यूज़ के बारे में नहीं पता था। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।